गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं 14 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, यानी कि कल तक जो भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो क्वेश्चंस हमने कल पढ़े थे का रिवीजन भी हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द लोकेशन ऑफ केवला देव नेशनल पार्क वेयर इंडियाज फर्स्ट हील कार्बन स्टडी इज कंडक्टेड रिसेंटली। आपसे क्या पूछ रहा है कि जो केवला देव नेशनल पार्क है उसकी लोकेशन कहाँ है, वो कहाँ पर स्थित है? क्यों पूछ रहा है ऐसा? क्योंकि उसमें अभी कंडक्ट कराई गई फर्स्ट स्टडी। इसके लिए कराई गई फर्स्ट स्टडी टील कार्बन के लिए। अब ये टील कार्बन क्या होता है? देखो, टील कार्बन कुछ नहीं होता, बस इतना समझ लो कि टील कार्बन वो होता है जो हमारी वेटलैंड्स होती है, और वेटलैंड पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो जिस कार्बन को एब्जॉर्व करते हैं उसको टील कार्बन कहते हैं। और ये जो टील कार्बन होता है ये मतलब ये ज्यादा एब्जॉर्व करते हैं इन कंपैरिजन टू जो नॉर्मल लैंड पे पेड़ पौधे होते हैं। इसीलिए जो ये टील कार्बन होता है ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है क्लाइमेट चेंज के लिए। क्लाइमेट चेंज को बैलेंस करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, इन्वायरमेंट के लिए काफी अच्छा होता है। जो आर्द्र भूमि है उनमें पेड़ पौधों का कार्बन को एब्जॉर्ब करना, क्योंकि वो ज्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसी कार्बन को टील कार्बन कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी स्टडी करने के लिए कि ये कैसे है, कैसे एब्जॉर्ब करता है, कितना एब्जॉर्ब करता है, तो इसके लिए पहली स्टडी कंडक्ट कराई गई केवलादेव नेशनल पार्क में। इसीलिए आपसे पूछा कि केवलादेव जो नेशनल पार्क है इसकी लोकेशन कहाँ है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कहाँ पर? भरतपुर में। और ये भरतपुर कहाँ है? कहाँ है? हाँ, राजस्थान में। भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो भरतपुर राजस्थान में, राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क में ये पहली स्टडी कंडक्ट कराई गई। और ये जो केवलादेव नेशनल पार्क है ये एक रामसर साइट भी है। अब रामसर साइट मैम, रामसर कन्वेंशन के बारे में सुना है ना? हम पढ़ चुके हैं पहले भी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था और किस लिए हुआ था रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में। इसलिए हुआ था वेटलैंड्स, इसलिए हुआ था वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, यानी कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए क्या हुआ था? ये रामसर कन्वेंशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ईरान के रामसर में। कहाँ पर हुआ था? ईरान के रामसर में। ईरान के रामसर में, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया गया? रामसर कन्वेंशन इसका नाम पड़ गया। तो ये जो हमारा केवलादेव नेशनल पार्क है ये क्या है? ये ये क्या है? ये हमारी रामसर साइट भी है। ये क्या है? रामसर साइट भी है। केवलादेव जो नेशनल पार्क हो जाता है ये 1981 1981 में ये रामसर साइट बना था। भारत में टोटल रामसर साइट कितनी है? कितनी है? बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, 85। अब भारत में टोटल रामसर साइट्स है 85। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और, जरा आप मुझे बता दो, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी ली है तो एक क्वेश्चन आप मुझे क्या बताओगे कि हम वेटलैंड्स डे, वेटलैंड्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? कब? कब कब कब? हाँ, 2 फरवरी को। किसी को याद आया? कब सेलिब्रेट करते हैं हम रामसर कन्वेंशन? 2 फरवरी को। इतनी सारी चीजें क्लियर है? क्लियर? ये केवला देव की लोकेशन क्यों पूछी गई? क्योंकि यहाँ पे पहली बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे पहली बार टील कार्बन के लिए स्टडी कंडक्ट कराई गई। कहाँ पर लोकेटेड है? ये भरतपुर राजस्थान में ये लोकेटेड हो जाता है। ये हमारी एक रामसर साइट भी है। रामसर साइट क्या होती है? रामसर कन्वेंशन हुआ था कब? 1971 में। किस लिए हुआ था? इसलिए हुआ था जो वेटलैंड्स होती है, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ये कंडक्ट कराया गया था 1971 में। अब ये रामसर साइट है, तो रामसर साइट कब बनी थी? 1981 में रामसर साइट बनी थी। भारत में भी टोटल 85 रामसर साइट्स हैं। और वेटलैंड्स डे, आर्द्र भूमि दिवस जो होता है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इतनी चीजें क्लियर है?
क्लियर है सभी को? क्लियर है ना? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट पार्टिसिपेटेड इन द पोलरिस ड्रोन मिशन फॉर द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक। आपसे पूछ रहा है कि पहली पहली प्राइवेट जो स्पेस वॉक है उसके लिए लॉन्च किया गया कौन सा मिशन, पोलरिस ड्रोन मिशन। पोलरिस ड्रोन मिशन को लॉन्च किया गया। आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितने एस्ट्रोनॉट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो देखो इसमें एस्ट्रोनॉट तो 4 पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कितने एस्ट्रोनॉट पार्टिसिपेट करने वाले हैं इसमें, 4 एस्ट्रोनॉट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। डोलरिस पोल ये डोलरिस डॉन मिशन है जो, ये इसके बारे में एक तो चीज आपको पता ही चल गई क्या, एक तो चीज आपको ये पता चल गई कि ये फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक के लिए मिशन है। यानी कि जो ये लोग हैं ये एस्ट्रोनॉट्स नहीं है, ये एस्ट्रोनॉट्स नहीं है, ऐसे ना पर्टिकुलरली ये एस्ट्रोनॉट्स नहीं है, ये बिलियनियर्स लोग हैं और इनको क्या है, पैसे देके स्पेस में घूमना है। यानी कि ये क्या है, स्पेस टूरिज्म। स्पेस टूरिज्म का ये हिस्सा है और ये 4 लोग इसमें स्पेस में जाने वाले हैं, स्पेस में वॉक करने वाले हैं, है ना। प्राइवेट प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन हो जाता है। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या होती है कि ये किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, तो ये लॉन्च किया जा रहा है एलन मस्क की स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स के द्वारा, किसकी स्पेस एक्स है, एलन मस्क की। किस रॉकेट से लॉन्च किया जा रहा है इनको, किस इनका जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो कौन सा है, तो इनका लॉन्चिंग व्हीकल हो जाता है फाल्कन 9 और ये मोस्ट पावरफुल रॉकेट हो जाता है। फाल्कन 9 से इस मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। इतनी चीजें क्लियर है? क्लियर, कोई डाउट? का मिशन है, पहली बार ये इसको लॉन्च किया जा रहा है, और इसको लॉन्च कर रहा है, कितने लोग जा रहे हैं, सारी चीजें क्लियर। तो यहाँ पर आपके लिए आता है क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन फॉर यू क्वेश्चन फॉर यू क्या हो जाता है, क्वेश्चन फॉर यू हो जाता है क्या, कि आपको बताना है फर्स्ट इंडियन कौन है, फर्स्ट इंडियन कौन है जो स्पेस टूरिस्ट बने हैं। फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट कौन हो जाते हैं, जो जो क्या, जो कमर्शियली जो कमर्शियली स्पेस में गए थे, यानी कि वो स्पेस टूरिज्म के लिए गए थे, ना कि कोई स्टडी कंडक्ट कराने के लिए, और ना ही वो पर्टिकुलरली कोई एस्ट्रोनॉट थे, है। तो ये 4 लोग जा रहे हैं, ये 4 लोग जा रहे हैं। इनमें से जो उनको लीड करेंगे, इनमें से जो उनको लीड करेंगे वो होंगे जारेड इशिकमैन। इशिकमैन इनके क्या होने वाले हैं, लीडर होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, हु रिसेंटली इनॉग्रेट कोर्ली ब्रिज इन मुंबई। तो मुंबई में अकोर्ली ब्रिज जो है ये आपसे पूछ रहा है किसने किसने इनॉग्रेट किया है। पहली बात हमें यहाँ पर ये पता होनी चाहिए कि मुंबई में कहां पर, तो मुंबई में कांदीवड़ी, मुंबई के कांदीवड़ी में इस ब्रिज को इनॉग्रेट किया गया है। ये 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज होने वाला है। इनोग्रेट किसके लिए द्वारा किया गया, तो इनोग्रेट किया गया हमारे कॉमर्स, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हो जाते हैं उनके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया। और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर कौन जाते हैं, पीयूष गोयल। कौन जाते हैं, पीयूष गोयल, ठीक है। इनके द्वारा भी मुंबई के कांदीवड़ी में, कहाँ पर, मुंबई के कांदीवड़ी में पीयूष गोयल के द्वारा ये ब्रिज को इनोग्रेट किया गया, ठीक। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, इंडिया इज परचेजिंग हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्नो बॉयस फ्रॉम विच कंट्री। तो इंडिया आपसे ये पूछ रहा है कि इंडिया किससे जो एंटी सबमरीन यानी कि सबमरीन रोधक वॉरफेयर स्नो बस को किस कंट्री से खरीदने वाला है। देखो हमें जरूरत ही क्यों है इतने सारे वेपन खरीदने की, आप सभी लोगों को पता होगा चाइना की हरकतें, पता है आप सभी लोगों को चाइना की हरकतें। चाइना क्या कहता रहता है, इंटरफेरेंस करता रहता है हमारे इंडियन ओशियन में। उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए भारत 52.8 मिलियन खर्च कर रहा है इनको खरीदने के लिए। किसको खरीदने के लिए, इस एंटी सबमरीन को खरीदने के लिए, जिसका नाम क्या हो जाता है, स्नो स्नोयू बॉयस।
स्नोयूबॉयस ये क्या हो जाती है, एंटी सबमरीन ये हो जाते हैं, यानी कि सबमरीन रोधक, सबमरीन को जो काउंटर करते हैं वो क्या हो जाते हैं, एंटी सबमरीन हो जाते हैं। किससे खरीद रहा है, तो किससे खरीद रहा है, यूएसए से। किससे, यूएसए से भारत ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर को खरीद रहा है। ठीक है, ये हाई एल्टीट्यूड है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द बजट एलोकेटेड फॉर रिसेंटली अप्रूव्ड मिशन मोशन मौसम फॉर 2 years। तो मिशन मौसम जो है इसके लिए आपसे पूछ रहा है कितने बजट का एलोकेशन किया गया, कितना बजट दिया गया 2 साल के लिए। तो देखो इस बजट जो ये मिशन मोशन मौसम है इसके लिए 2,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया। अब ये मिशन मौसम है क्या, तो बिन मौसम बरसात आ जाती है ना, है, उस पता लगाने के लिए, यानी कि ये क्या करेगा, ये जो मौसम है इसका क्या करेगा, वेदर फोरकास्ट क्या करेगा, मौसम यानी कि वेदर का क्या करेगा, फोरकास्ट, यानी कि वेदर के बारे में पता लगाएगा। इससे फायदा क्या होने वाला है, इससे एग्रीकल्चर में बहुत फायदा होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में फायदा होगा, एनवायरमेंट के लिए तो फायदा होगा ही। कैसे, देखो अगर कोई किसान है और वो कोई फसल बोने वाला है, अगर कोई किसान है और वो फसल बोने वाला है, कुछ फसल ऐसी होती है कि एकदम से बहुत तेज बारिश हो गई, तो वो जैसे उसने फसल बोई वो पूरी की पूरी फसल खराब हो गई। अब उसको पहले ही पता लग गया है ना कि भाई इस टाइम पे बारिश आने वाली है, तो वो क्या करेगा, पोस्टपोन कर देगा, है ना, या फिर पहले बोलेगा जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी। या तो ये सिंचाई के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा, अगर पता होगा कि भाई इतनी बारिश आने वाली है तो ठीक है, अब मतलब इस टाइम पे बारिश आने वाली है तो ठीक है, सिंचाई में भी हेल्पफुल होगा, नहीं है तो वो अपना कुछ और जुगाड़ देखेगा। बहुत सारी तरीकों से ये एग्रीकल्चर में हेल्प करने वाला है। दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी इसका बड़ा हेल्प रहने वाला है। कैसे, को अगर आपको पता लग जाए कि इस एरिया में बाढ़ आने, बहुत तेज बारिश होगी और बाढ़ की संभावना है, तो आप लोग क्या करोगे, प्रिकॉशंस बरतोगे, है ना, आप उस एरिया को पहले ही खाली करवा दोगे। तो इससे क्या होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी फायदा होगा। तो इसीलिए भारत ने इस मिशन मौसम मौसम के लिए 2,000 करोड़ के बजट का एलोकेशन किया है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, अल नगहा और ईस्टर्न ब्रिज इज एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये जो अल नगा है और ईस्टर्न ब्रिज है, ये एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, इंडिया और ओमान के बीच में, किसके बीच में होती है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाती है, इनका नाम कई बार पूछा जाता है। अल नगा और ईस्टर्न ब्रिज का किसके बीच में होती है, किसके बीच में, इंडिया और ओमान के बीच में। अगर मैं यहाँ पर बात करूं अल नगा के बारे में, अल नजाह नहीं होगा, ये नगाह होगा शायद, अल नगा, ऊपर नजा लिखा हुआ है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये जो अल नगा है, ये जो अल नगा है, पहली बात तो ये किसके बीच में एक्सरसाइज होती है, इंडिया और ओमान के बीच की एक्सरसाइज है। दूसरी बात यहाँ पर क्या आती है, दूसरी बात यहाँ पर क्या आती है, ये जो अल नगा है, ये जो अल नगा है ये हो कहाँ पर रही है, होस्ट कंट्री कौन हो जाता है, वेन्यू इसका क्या हो जाता है, ओमान। किसकी एक्सरसाइज होती है ये, किसकी एक्सरसाइज होती है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। इस बार इसका कौन सा एडिशन है, इस बार इसका एडिशन है कौन सा, फर्स्ट टाइम कब हुई थी ये, फर्स्ट टाइम हुई थी 2015 में, फर्स्ट टाइम कब हुई थी, 2015 में। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें इस से कब से कब तक होने वाली है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये कब से कब तक होने वाली है, 13 to 26 सितंबर ये चलने वाली है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं ईस्टर्न ब्रिज के बारे में, किसके बारे में, ईस्टर्न ब्रिज के बारे में, तो अगर मैं बात करूं ईस्टर्न ब्रिज के बारे में, ये कब से कब तक चलेगी, ये 11 से 22 सितंबर तक होने वाली है। इसका भी वेन्यू क्या रहने वाला है, इसका भी वेन्यू क्या रहने वाला है, ओमान ही इसको कंडक्ट करा रहा है ना, इंडिया और ओमान के बीच में होती है। अगर बात करें ये किसकी एक्सरसाइज है, तो ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ये किसकी एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की। इस बार इसका कौन सा एडिशन है, इस बार इसका कौन सा एडिशन है, इस बार इसका 7th एडिशन है। तो फर्स्ट टाइम कब हुई थी, ये फर्स्ट टाइम कंडक्ट कराई गई थी 2009 में। क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है। यहाँ पर एक और एक्सरसाइज आप लोग याद रख लेना, नसीम
अल बहर, ये नशीम अल बहर एक्सरसाइज भी इंडिया और ओमान के बीच में ही होती है। इंडिया और ओमान के बीच में ही ये नसीम अल बहर, सॉरी, ये एक्सरसाइज भी इंडिया और ओमान के बीच में ही होती है। और अल नगा और ईस्टर्न ब्रिज के बारे में आई थिंक आप सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर होगी, अल नगा और ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एडिशनल टॉप अप कवर अमाउंट इंट्रोड्यूस फॉर सीनियर सिटीजन अबव 70 अंडर पीएमएबी पीएमजे, सॉरी, एबी पीएमजे। तो जो, एक सेकेंड, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, चलो आते हैं वापस। तो ये क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो एडिशनल टॉप अप कवरेज अमाउंट इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि एडिशनल जितना देते हैं उस पे टॉप अप, यानी कि उस पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कितना अमाउंट दिया जाएगा सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी एज है अबव 70, इस स्कीम में, तो ए बी पीएमजे स्कीम में। अब ये ए बी जो पीएमजे स्कीम है ये क्या है भाई, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो ये क्या है, आयुष्मान, आ गई याद सबको, आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये क्या हो जाती है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये कब लॉन्च की गई थी, 23 सितंबर 2018 में, 2018 में। और अभी तक इस स्कीम के तहत 10.74 करोड़ जो लोग हैं उनको कवर किया गया है। अब ये स्कीम वैसे है क्या, ये तो मैंने बताया नहीं। तो ये देखो स्कीम क्या है, इसमें इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, 5 लाख की हेल्प दी जाती है पर ईयर, एक साल में, पर फैमिली, एक फैमिली को, पर फैमिली, एक साल में एक फैमिली को 5 लाख तक की हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। अगर पर फैमिली कोई भी ऐसी बीमारी हो जाती है पर फैमिली पर ईयर, तो उन्हें 5 लाख तक का क्या मिल जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है, यानी कि उन्हें हेल्प हो जाती है ट्रीटमेंट करवाने में। क्या किया गया, अब कहा गया भाई जिस फैमिली में 70 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन हो जाते हैं उनको एडिशनल 5 लाख रुपए और दिए जाएंगे, 5 तो है ही, 5 लाख और दिए जाएंगे सीनियर सिटीजन्स के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हु रिसेंटली वॉन सिंगापुर लिटरेचर अवार्ड फॉर 9 यार्ड साड़ी। 9 यार्ड साड़ी के लिए आपसे पूछ रहा है किसने सिंगापुर लिटरेचर अवार्ड को जीत लिया है। तो ये जीत लिया है प्रशांति राम ने। किसने, प्रशांति राम ने। ये इंडियन ओरिजिन की पर्सन हो जाती है, इंडियन ओरिजिन की ये पर्सन हो जाती है। ठीक है, प्रशांति राम जी ने इस अवार्ड को जीत लिया है। 9 यार्ड साड़ी, 9 यार्ड साड़ी इनकी एक शॉर्ट स्टोरी क्या हो जाती है, बुक हो जाती है 9 यार्ड साड़ी। उसमें इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया कि एक तमिल तमिल फैमिली तमिल फैमिली के क्या एक्सपीरियंस रहते हैं जब वो सिंगापुर, सिडनी और न्यूयॉर्क जैसी जगह पर जाते हैं। तो इन एक्सपीरियंस के बारे में इन्होंने बताया है इस अपनी बुक 9 यार्ड साड़ी में, और इनको सिंगापुर लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मच सब्सिडी इज अनाउंस्ड फॉर अडॉप्शन ऑफ ईवी टू टू व्हीलर्स अंडर पीएम ड्राइव स्कीम। तो पीएम ड्राइव स्कीम के तहत आपसे पूछ रहा है टू व्हीलर के लिए कितनी सब्सिडी अनाउंस की गई है। तो टू व्हीलर के लिए आपको दी जाएगी 10,000 की सब्सिडी, और थ्री व्हीलर के लिए दी जाएगी 50,000। थ्री व्हीलर्स के लिए आपको दी जाएगी 50,000 की सब्सिडी। क्यों किया जा रहा है ये सब किया जा रहा है, इनका टारगेट है कि ईवी, इस स्कीम जो पीएम ड्राइव स्कीम है इसका टारगेट है कि ईवी के एडॉप्शन को बढ़ाना और जल्दी से जल्दी ईवी ईवी में सारी चीजों को कन्वर्ट कर देना, सारे व्हीकल्स को कन्वर्ट कर देना, क्योंकि आपको पता है ना क्लाइमेट चेंज की क्या हालत हो रही है। तो इसीलिए 10,000 की सब्सिडी दी जा रही है टू व्हीलर्स पे और 50,000 की सब्सिडी दी जा रही है थ्री व्हीलर्स पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा,
हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू होस्ट इंटरनेशनल एमी अवार्ड। तो इंटरनेशनल जो एमी अवार्ड है इसको किसने होस्ट किया है, आपसे ये पूछ रहा है। करने वाले वो होस्ट करने वाले वो फर्स्ट इंडियन बन गए हैं। तो ये कौन बन गए, वीर दास। कौन बन गए हैं, वीर दास बन गए फर्स्ट इंडियन एमी अवार्ड को होस्ट करने वाले। अगर मैं यहाँ पर बात करूं एमी अवार्ड के बारे में, तो इस बार इसका कौन सा एडिशन था, इस बार इसका 54th एडिशन था। होस्ट कहाँ पे हो रहा था, यानी कि वेन्यू, ये कंडक्ट कहाँ पे कराया जाता है, कंडक्ट कहाँ पर कराया जाता है, यानी कि इसका वेन्यू क्या था, कहाँ पर हो रहा था, ये न्यूयॉर्क में। और एक और बात याद रख लेना कि फर्स्ट टाइम कब हुआ था, 1949 में इसको फर्स्ट टाइम कंडक्ट कराया गया था। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे हो जाती है, एक और नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, एकता कपूर। एकता कपूर का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये फर्स्ट इंडियन फीमेल बन गई थी, फर्स्ट इंडियन फीमेल बन गई थी इस अवार्ड को जीतने वाली, किस अवार्ड को, एमी अवार्ड को जीतने वाली। ठीक है, आज के हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। अब हमारा वन लाइनर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्या है। आज का हमारा वन लाइनर क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन ये हम सेलिब्रेट करते हैं, कब मनाया जाता है, ये 12 सितंबर को मनाया जाता है। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे यहीं तक थे। अब हम क्या करेंगे, कल के जो हमने क्वेश्चंस पढ़े थे उनका हम रिवीजन करने वाले हैं। मैं क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है, मुझे पता है, मैं डेली बोलती हूँ, आप सभी लोग नोट्स बना रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे, है ना। तो अब आप लोग क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और आपको फटाफट से उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। कल का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि हमारी नेवी की P-81 जो एयरक्राफ्ट है, इसने अभी हाल ही में किस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के लिए कहाँ पहुंचा है, ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सी एक्सरसाइज थी, हाँ हाँ बोलो बोलो, कौन सी एक्सरसाइज थी, हाँ वरुणा तो थी, सॉरी वरुणा तो थी, लेकिन हम बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, ना कि फ्रांस पहुंचा। तो कौन सी एक्सरसाइज थी ये, काकुड़ा। तो काकुड़ा एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए किसने पार्टिसिपेट किया, किसने पार्टिसिपेट किया, P-81 हमारे नेवल एयरक्राफ्ट ने अभी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में वो कौन सा स्पेस मिशन हो जाता है जिसने 250 सीस्मिक सिग्नल्स देखे हैं मून के साउथ पोल पे। तो मून के साउथ पोल पे कौन सा मिशन है, बन गया है पहला पहुंचने वाला, चंद्रयान 3 हमारा। तो हमारे चंद्रयान 3 ने वहां पर 250 सीस्मिक सिग्नल्स देखे, यानी कि अर्थक्वेक के एविडेंस मिले हैं। अगला आपसे क्या पूछ रहा है कि हम दिग्विजय दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं। तो दिग्विजय दिवस मनाया जाता है 11 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है 11 सितंबर को, हाँ बताओ, क्यों मनाया जाता है। हाँ, क्योंकि 11 सितंबर 1893 को शिकागो में हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने स्पीच दी थी, किसमें, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है कि ओशियन 4 एक्सरसाइज किसके बीच में कंडक्ट हो रही है। एक तो रशिया है और दूसरा कौन हो जाता है, चाइना। और ये रशिया की लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज हो जाती है। अगला आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में इसको सम्मानित किया गया जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड 2024 से। 2024 में ये जैक्सन जो वाइल्ड लेगेसी अवार्ड है, इसे किसको सम्मानित किया गया, इसे सम्मानित किया गया माइक पांडे को। ये क्या हो जाता है, एक एनवायरमेंटलिस्ट है और क्या है, फिल्म मेकर है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में नीति आयोग ने लॉन्च किया है इस कंट्री के साथ UKIIFB। तो मैंने आपको बताया था, इसकी फुल फॉर्म से आपको पता लग जाएगा। तो किसके साथ, यूके के साथ। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, पीएम जनमन स्कीम के तहत आपसे पूछ रहा है 54 सेटलमेंट्स किस ट्राइब को अभी दिए गए। 54 सेटलमेंट्स तक कनेक्ट किया गया रोड को छत्तीसगढ़ में, यानी कि जो ट्राइबल पीएम जनमन जो स्कीम है, इसके तहत आपसे पूछ रहा है किस ट्राइब के 54 सेटलमेंट्स को कनेक्ट किया गया वाया रोड। तो कौन सी ट्राइब हो जाती है, पहाड़ी कोरवा ट्राइब ये हो जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है एशिया पैसिफिक की मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस किस पर, ऑन सिविल एविएशन, कहाँ पर हो रही है। इसका सेकंड एडिशन, कौन सा एडिशन है, कौन सा एडिशन है, सेकंड एडिशन है। कहाँ पर हो रही है, इंडिया इसको होस्ट कर रहा है, कहाँ पर, भारत मंडपम में। फर्स्ट कहाँ पर हुई थी, चाइना, फर्स्ट इसको किसने होस्ट किया था, चाइना ने। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री कौन बन गया है। तो वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री बन गई है कौन, स्विट्जरलैंड। इंडिया के इसमें क्या रैंक है, 33rd। इंडिया किस रैंक पे है, 33rd। सेकंड जापान, थर्ड यूएसए।
नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी हाल ही में आईएमएफ ने इंडिया की जो जीडीपी है उसको फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए कितना अपग्रेड कर दिया है, कितना कहां पर पहुंच गई है वो। देखो पहले आईएमएफ ने बताया 6.8 रहने वाली है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट, लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये 7% रहने वाली है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस हमारे यहीं तक थे। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो जाते हैं उनके साथ आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।